दोस्तों एक नई वीडियो आ चुकी है आगे के प्रश्नों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले पिछले वाले प्रश्न में मतलब वीडियो में हमने ये दूसरे का सी वाला प्रश्न हमने आपको बताया था, जिसमें हमने थेल्स प्रमेय को यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करवा के आपको दिखाया था। ठीक है, तो प्रश्न तो लंबा रह गया, आप बोर भी हो गए होंगे और कहे होंगे कि इसको पढ़ने से अच्छा है ना पढ़ें तो ही अच्छा है। तो मैं भी कहूँगा कि जो प्रश्न ना आए उनको ना पढ़ो, वही अच्छा है। आगे बढ़ते रहो, ठीक है, कभी न कभी तो आ ही जाएगा। तो डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये दो चरों वाला समीकरण की जो है प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, फिर हो जाएगी आपकी भिन्न बराबर x बटा y, और पहले शर्त के अनुसार क्या प्रथम शर्त के अनुसार। तो शर्त क्या थी उसके अनुसार हम चलेंगे। तो शर्त में कहा गया था, कहाँ गई, यही तो रही थी अपनी शर्त। क्या है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से एक घटाया जाता है, और फिर दूसरी चीज़ शुरू हो गई थी। तो भिन्न 1/3 हो जाएगी जब अंश से एक घटाया जाएगा। तो अपने पास है x बटे y, जब अंश से एक घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। यही ये कहना चाहते थे, अंश से एक घटाया जाता है। तिरछा गुणा कराते हैं, 3 से इधर गुणा कराएंगे तो 3x माइनस 3 कम 3 बराबर y। इधर भेज दो 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं द्वितीय या फिर दूसरी शर्त के अनुसार। देखो भाई, मुझे हो गई है थोड़ी बहुत सर्दी, और सर्दी की वजह से मैं थोड़ा सा बुखार भी फील कर रहा हूँ, और खांसी तो आ ही रही है। तो ऐसे ज़िंदगी चल रही है। तो 1/4 हो जाते हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अपने जो भिन्न है x बटे y है, हर में 8 जोड़ दोगे तो ये 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है। तो वही अपना पुराना काम, तिरछा गुणा। 4 से इधर गुणा कराएंगे तो 4x, इसका उधर गुणा कराएंगे तो y प्लस 8। इधर भेज दो 4x माइनस y माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों में हमको y और y समान रूप से दिखाई दे रहे हैं, यानी इन दोनों साथ गिनतियाँ समान है और दोनों के चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान हो और गिनतियाँ भी समान, मतलब गिनतियाँ समान तो देखते ही हैं, लेकिन अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे, अगर अलग अलग चिन्ह वाले होते हैं तो जोड़ देते, तब पर भी ये कट जाते हैं। तो कुल मिला के हमें काटना रहता है ना, यही मामला होता है। तो हम कहेंगे कि समीकरण किसी में से भी किसी को घटा दो, कोई समस्या थोड़ी ना होती है। समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 2 को घटाने पर तो 1 है 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा है 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, चिन्ह ऐसे बदल दिए जाते हैं। और अब देखो ये y कट रहा है क्योंकि प्लस और माइनस में हो गया। 3x में से 4x घटाने पर माइनस x बचता है, और 3 में से 8 तो प्लस में हो गया, 8 में से 3 घटाने पर प्लस में 5 बचता है बराबर 0। ऐसा करो 5 को उधर भेज दो, माइनस x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस काट डालो, x बराबर 5 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था, यही वाला था समीकरण 1 था ना, ये वाला। ठीक, तो 3 दिखाई दे रहा है, गुणते x की जगह पे 5 रख दिया, माइनस y माइनस 3 बराबर 0। तो 5 दिए 15 होता है, माइनस y है
और ये -3 है बराबर 0 है। और देखिए ये -y को ऐसे ही रहने दो। ये 15 में से 3 घटाने पर कितना बचता है? 12 बचता है, वो भी प्लस में बचेगा, सही बात है। 12 को उधर भेज दो तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 12, माइनस माइनस काट डालो तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये हो गया। अब हमको याद करना क्या था? यहाँ पे भिन्न याद करना था। तो हमारी जो भिन्न चाहिए थी, हम लिखते हैं अभीष्ट भिन्न, यानी कि अभीष्ट मतलब जो हमें चाहिए थी, ठीक है, वो हो जाएगी 5/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न को कुछ ऐसा ही करना है, मतलब इजी है। और इसको मैंने बड़ा बड़ा लिखा नहीं थे कि पेज में मैं हटा देता, वो तो आ ही जाता, सही था। पर खैर अपने अपने तरीके होते हैं, अंदाज है नए नए, कुछ नए नए अंदाज नहीं है। अगले वाले प्रश्न पे अब हम चलेंगे। तो अगला वाला पन्ना ले लेते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। तो चलो दूसरे का यहाँ तक तो हो गया। ई हल करना है। आपके पास समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण। वो है x + 1/x बराबर 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0। वो तो सिंपल बात है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो बात ये होती है ना, ये जो हिस्सा दिया गया है ये किसी काम का होता नहीं, बस लिख दिया जाता है। मतलब काम का तो होता है पर कोई काम की ज़रूरत नहीं। काम का होता भी है लेकिन काम का मतलब करना नहीं होता है। मैं क्या समझाऊं, बस यूँ समझ लो जैसे ये मेज है, इस पर मैं लिख नहीं रहा हूँ पर इस पर रख के लिख रहा हूँ। तो ये कभी मेज आपको दिखाई भी नहीं देगी। आपको किताब दिखाई देगी, कॉपी दिखाई देगी, कलम दिखाई देगी, पर मेज नहीं दिखाई देगी। या फिर अपना स्टैंड जो कभी दिखाई ही नहीं देता है। तो वही चीज़ है, ये x डज नॉट इक्वल टू 0 भी ऐसा ही है। वो होता तो है, मतलब ज़रूरी चीज़ तो है, बट उतना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब उस पर ध्यान दिया जाए। तो यही है कि उस पर ध्यान ना दिया जाए तब पर भी काम चल जाएगा। तो x + 1/x बराबर 3 है। अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिख दिया, बस उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता थी, बस उतना काम काफ़ी है। अब देखो यार, इसके बटे में 1 होता है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x का इधर गुणा कराओ, x² हो जाएगा, प्लस 1 दिखाई देगा, बटे x रहेगा बराबर 3 रहेगा। अब क्या करोगे, x का उधर गुणा करा दोगे तो x² + 1 बराबर 3x देखने को मिल जाएगा। 3x को इधर भेज दो, तो भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा, x² - 3x हम पहले लिखेंगे, +1 बाद में लिखेंगे, बराबर 0 का एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना आपको आता हुआ, मतलब इतना जल्दी में क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों, कहीं जल्दी में हूँ शायद। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि गुणनखंड करने का तरीका या मतलब क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। ओके इसके मूल ही याद करने हैं ना, तो उससे इधर 4 सूत्र लगा देते हैं। तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर कितना मिल जाएगा, 3। गलत बात, -3 बोलो। c बराबर क्या है, 1 + 1 नहीं यार, 1 बोलो काफ़ी है, ठीक है। अब सूत्र लिख लो। क्या लिख दो, सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए ये जो प्रश्न है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको सूत्र याद है कि नहीं। -b + -√b² - 4ac / 2a, बस इसीलिए महत्वपूर्ण है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये -b की जगह पे -3 रखना है, +- √-3 होल स्क्वायर -4, a मतलब 1, c मतलब 1 बटे 2a मतलब 1। यहाँ पे +3 हो जाएगा, +- अंडर यहाँ पे -3 का वर्ग करोगे क्या मिल जाएगा, 9 -4 का नाम 4 बटे कितना, 2। अब मैं जगह बचाऊंगा। तो 3 + - क्या मिलेगा,
5/2, 9 में से 4 घट गया 5 बचेगा। बस यही अपना उत्तर हो गया। जो हमारे मूल चाहिए थे हमें, ठीक है, जो हमें मूल चाहिए थे वो कौन से हैं? वो 3 + √5/2 कह सकते हो, तथा 3 - √5/2। ये दो आंसर हो गया। जगह बचा कि भाई मैंने क्या ही कर लिया, आना तो था ही यहाँ पे। तो मतलब कुछ इस प्रकार से इसको हल करना है और ये हल हो चुके हैं। अब मुझे मन कर रहा है कि क्यों ना मैं एक बार आंसर का मिलान कर लूँ। ओके, ये रहा उत्तर। कुछ डिफरेंट लिख रहा है इनसे। क्या डिफरेंट लग रहा है इन दोनों में से? इन दोनों में क्या अंतर है? अब देखोगे कि ये दोनों में है ना, तो इसको बांट सकते हो ना। इसी सेम चीज़ को ऐसे लिख सकते हो ना, ये 2 इसके नीचे आ गया प्लस √5/2 आ गया। कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, जो हमने लिखा है उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही है। हालांकि मैं ज़्यादा इसे प्रेफर करता हूँ, पर इन्होंने जो भी दिया है वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग तरीका है लिखने का। ठीक, मतलब समझदार तो होगी शायद आप। तो अगला प्रश्न देख लिया जाए। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका दी गई है। हमको माध्यिका का सूत्र यहाँ पे प्रयोग करना होगा और x y का मान ज्ञात करना है। कुल बारंबारता 60 है और ये टेबल दी गई है, बारंबारता सारणी दी गई है। इसको तो पहले कॉपी में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बात बन पाएगी। तो बनाते हैं। है नया नया दीवानापन। ओ, आप आ गए। अच्छा ठीक है, तो माध्यिका और मूल बारंबारता, वर्गनताल बारंबारता, संचयी बारंबारता वाली एक टेबल बनानी पड़ती है इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, तो चलो संचयी बारंबारता दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। बारंबारता का संचय मतलब योग करना, संचय मतलब योग करना। तो बार बार योग करना संचयी बारंबारता हो जाती है। जैसे 5 और x का जोड़ने पर 5 + x है। इसका इसमें जोड़ने पर 20 × 5 = 25 + x है। 25 और 15 जोड़ने पर कितना होता है? पता नहीं कितना होता है। 25 × 3 = 40, 40 + x। और इसके साथ जब y जोड़ेंगे तो 40 + x + y। इधर जोड़ेंगे तो 45 + x + y। और इनका कुल योग कितना था? सिग्मा f का मान 60। कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, हो गया। अब देखो, जो अपना माध्यिका का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो तो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं। जैसे कि पहले तो L होता है प्लस n/2 - CF/F × H, ये डिटेल्स होती हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पहले से निकालते हुए चलेंगे, उसके बाद सूत्र लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले क्यों नहीं इसको 60 वाला के ही मामला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपनी कुल बारंबारता तो हमने देख ली है 60 होती है, तो यानी सब को जोड़ने पर 60 के बराबर, तो यानी यही वाली गिनती है 60 के बराबर, यानी कि 45 + x + y बराबर अपना 60। तो यहाँ पे x + y बराबर 60 - 45, तो ये x + y बराबर, भाई घटाना करो, 10 में से 5 × 5, यहाँ पर बचेगा 5 में से 4 × 1, 15 मिल गया। इसको एक समीकरण बना देंगे हम, इतना हो गया। अब उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कुल बारंबारता होती है वो होती है n, कुल बारंबारता जो होती है वो होती है n। फिर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना n/2, तो हमको इसकी ज़रूरत होती है, तो हम n/2 निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 हो जाएगा। अच्छा, 30 हो जाने के बाद हमको 30 खोजना होता है, 30 है कहाँ, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे मिलने से रही। ठीक है, अब देखो ये माध्यिका कहाँ गई, माध्यिका क्या है 28.5। 28.5 किसके बीच में होगा? ये जो 28 गिनती है वो कहोगे कि 20 और 30 के बीच में होगा, तो ये माध्यक वर्ग है। क्या माध्यिका वर्ग? तो अपनी माध्यिका वर्ग क्या है?
माध्यिका वर्ग क्या है, वो 20 से 30 है। क्यों 20 से 30 है? आपको बताया कि माध्यिका 28.5 दी गई, तो वो 20 और 30 के बीच में ही होगी। माध्यिका वर्ग मिल गया। माध्यिका वर्ग के आगे जो बारंबारता होती है वही होती है अपनी f, ठीक है, और इसके ऊपर वाला होता है CF, ठीक। तो f की वैल्यू हमारी 20 हो गई है, CF की वैल्यू अपनी 5 + x हो गई। ये चीज़ें हमने कर ली है। और कुछ बाकी रह गया h की वैल्यू बाकी रह गया और l बाकी रह गया। इसमें जो छोटी वाली गिनती होती है वो l होती है, यानी कि 20, और जो h होता है वो इनका अंतर होता है। 30 में से 20 गया तो 10 का अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिटेल्स तो हमने लिख ली हैं। अच्छा, डिटेल लिखने से भी क्या होगा जब तक उसको अप्लाई ना किया जाए। और अप्लाई करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे नया पेज लेना चाहिए, क्योंकि पन्ना पलट पलट के कौन दिखाता रहेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल लिखने के बाद अपना डिटेल आ जाती है सूत्रों का, मतलब सूत्र लिखने के बारे आ जाती है। तो सूत्र लिखते हैं, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, ये लिख लिया। अब चीज़ों को बढ़ते हैं। माध्यिका हमको पहले से पता है, कहाँ पता है, ये पता है 28.5। तो 28.5 बराबर L की वैल्यू अभी ने 20 लिखी थी, दिखाते हुए चलता हूँ अंदाजे से कैसे चले जाएगा। प्लस n/2 की वैल्यू यहाँ पे 60 मिली थी, सॉरी 30 मिली थी। 30 माइनस CF कितनी है, 5 + x, तो थोड़ा सा 5 + x है, तो डिटेल में थोड़ा सा चेंज। f की वैल्यू अपनी वही है 20, सॉरी 20 ही तो है ना, हाँ 20 ही है, और h की वैल्यू अपनी 10 है। ठीक है, इस 20 को इधर भेज दो तो 28.5 - 20 हो जाएगा। ओके, इधर की ओर आते हैं, माइनस अंदर गुणा कराओ, 30 - 5 - x बन जाएगा, उधर 20 है और गुणते 10 है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से घटा दो, 28 में से 20 गए तो 8.5 मिल जाएगा। 8.5, इस 2 को उधर भेज दो, आके गुणा कर दें, बराबर यहाँ पे 30 में से 5 घटा दो 25 माइनस x बटे में कुछ बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। 2 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10, हाँ से लगे 1, 2 8 16 1 17, 17.0 मतलब 17 ही बचा है। तो 25 माइनस x को इधर भेज दो, 17 को उधर भेज दो, x इधर आ गया प्लस में, 25 माइनस 17 हो जाएगा। और 25 में 17 करेंगे, 15 में से 7 गन, 15 में से 7 गन कितना होता है, 8 7 15 होते क्या, 15 में से 7 गन, हाँ 8 ही होता है, हाँ 25 में से 7 गन 8। x की वैल्यू तो 8 आ गई। ठीक, अब x का मान वही अपने प्यारे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपना x + y बराबर 15 था, तो x की जगह 8 + y बराबर अपना 15, तो y बराबर 15 - 8, यानी y बराबर 8 7 15 यानी 7 होता है। बस होगी बात ख़त्म। तो इसी के साथ, मतलब वीडियो नहीं ख़त्म हुआ है, इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है, जहाँ पे x और y की वैल्यू हमको पता चल गई है और कैसे करना है आपको पता चल गया, समझ में आ गया। थोड़ा बहुत मैंने नकल की है, क्योंकि नकल करने से अकल आती है, आपको फार्मूले याद रखने होते हैं। प्रश्न बहुत मुश्किल तो नहीं होते, पर आसान भी नहीं होते हैं, और करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और खैर, मुझे तो अच्छा ही लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगले वाले प्रश्न पे चलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कॉमेडी करते हो सर। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो यार, इसमें केवल तीसरा प्रश्न लिखा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है यार, काफ़ी हैवी ड्राइवर है। और इसमें देखो 2 प्रश्न हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है बस, ठीक है। बहुत से बच्चे मतलब बहुत अंदाजे लगाते हैं कि शायद सर इन दोनों को कर दे, आगे वाले से ना करें, तो करना पड़ेगा, इसी में से करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक ही करना पड़ेगा, और बस करो, ठीक है। तो मैं तो डालूँगा प्रश्न संख्या 3 ही,
दोनों बार प्रश्न संख्या 3 ही डालूंगा, उसमें अथवा तो कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 3 लिखना होता है और उसमें से इन दोनों में से कोई एक हल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न देखते हैं कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो, दो घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखो, यही बात ही होती है कि अपने पास है एक छोटा, नहीं मतलब बड़ा सा घन है, एक नहीं है, दो घन है, ठीक है, सेम साइज़ के हैं। अब इन दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद क्या है, दो ये इधर वाले फेविकोल लगा दिया गया और चिपका दिया गया। चिपका देने के बाद कैसे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। यहाँ पे देखो, ये ज्वाइंटिंग रहेगी ना, समझ में आ रहा बात। तो ज्वाइंट नहीं देखना है, क्योंकि दो ईंटों के चिपकाने के बाद दीवार बन जाती है, तो दीवार दिखाई देती है, ईंट थोड़ी नहीं दिखाई देती। मतलब ईंट हम दिखाई तो देती है, पर हम नज़र से उसे इग्नोर करते हैं, हम दीवार देखते हैं। तो इस जोड़ को देखना बंद करो, देखो कि एक बड़ी सी चीज़ बन गई है। बन जाने के बाद क्या पूछ रहे हैं, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत सिंपल सी चीज़ है, हो जाएगा। तो हमें पता है कि दो घनों में से प्रत्येक घन का आयतन लिख लेते हैं। दो घनों में से प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी लिख दीजिएगा, सब चलेगा। अच्छा, अगर आप चित्र बनाते हो तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस के निशान बना के बराबर लगाते हो या फिर ऐसे एरो लगा देते हो आगे की ओर, तो इतना शानदार दिखेगा ना, चेक करने वाला पागल हो जाएगा, क्या भाई साहब क्या बनाया ये, मतलब बढ़िया, मतलब मज़ेदार कर दिया, ठीक है। तो अपन भुजा निकालेंगे पहले। तो घन के आयतन यहाँ पे दिया है, घन का आयतन दिया गया, घन के आयतन का वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे यार, फार्मूला। तो जो हमारा घन के आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की घातें 3, यही तो होता है ना। तो भुजा की घातें 3 कहा जाए या फिर a क्यूब कहा जाए, एक ही बात होती है। तो a क्यूब बराबर आपका 64 आ गया, ठीक, 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो a बराबर हो जाएगा घनमूल क्या, 64 का घनमूल सेंटीमीटर क्यूब। 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 4 चौके 16 चौके 64 है। इतना घन होने याद रखो, ठीक है, 4 ही मिल जाएगा। 4 चौक 16 चौक 64, 4 का घन 64 है, तो 64 का घनमूल 4, बहुत जल्दी मिल जाएगा। मिल गया। तो ये है 4, ये हो गई 4, ऊपर वाली 4, मतलब ये वाले, मतलब सभी भुजाएं 4 क्यों है, बस यही दोनों जोड़ करके 8 हो जाएंगे, ठीक। इतना ही करना था। अब आ जाते हैं हम घनाभ पे। घनाभ की हम यहाँ पे लंबाई लेने वाले हैं। लंबाई L बराबर हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। कहाँ से दिखाई दे रही है, यहीं से दिखाई दे रही ना। कुछ बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर वाला काम नहीं करना है, बस सिंपल ड्राइवर वाला काम करना है और वही हैवी हो जाता है, ठीक। चौड़ाई B बराबर वो क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। दिखाई तो दे रहा होगा ना, यही तो है चौड़ाई ना, वो तो 4 ही रहेगा। और ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर, वो तो पहले ही समझ में आ रहा होगा आपको। अब इन्होंने पूछा क्या है, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बात है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो वही होता है ना, 12b + bh + hl, वही सस्ता सा होता है ना, लगा दिया। 2l का मतलब वही 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। अपन मिला लेना यार, यही सेम चीज़ होता है ना। लंबाई की जगह पे 8 रख दिया, चौड़ाई ऊंचाई के जगह पे 4 रख दिया, फिर लंबाई जहाँ दिखाई दे रही है वहीं पे 8 रख दिया। तो 2 8 चौके भगवान जानते हैं कि 32 होता है, 4 चौके 16 होता है, 8 चौके फिर से 32 होता है, जोड़ देंगे तो 2 गुणते, तो 4 × 2 = 6 × 2 = 8, ठीक है। ठीक है यार, गलत तो हो रहा है, ये 6 है, 6 × 2 = 8, 2 × 10 का 0,
जोड़ नहीं आता मुझे, हंस लगे एक। 3 3 6 1 7 1 8, 80 हो गया। 80 दूनिया 160 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। तो हो गई बात खत्म, हो गई, हाँ भाई हो गई। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो अगर आगे चलते हैं, यही वाला अपना प्रश्न संख्या 3 फिर से लिखते हैं और ये वाला प्रश्न करते हैं। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, थोड़ा पानी ऊपर, जिसमें थोड़ा पानी भरा है, गोला पानी में डूब जाता है, बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतना सेंटीमीटर बढ़ जाती है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या रद्दी सवाल है, ठीक है, समझाता हूँ मैं। अरे समझाता क्या हूँ, मेरा पेन गिर जा रही है, कहाँ गई, मिल गई। ओके, मैं समझाता हूँ। तो भाई देखो, एठू है गोला, ठीक। अब गोला कैसा होता है, स्फीयर होता है, स्फीयर मतलब गोला मतलब गेंद होता है। अब इसका गेंद का व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या होगी उसकी आधा 6, ठीक। इसको एक बेलनाकार बर्तन जो इससे बड़े आकार का होना चाहिए उसमें डाला जाता है, तभी तो आएगा ना, बड़े आकार का नहीं रहेगा तो उसमें कुछ पानी पहले से है, ठीक। गोला को जब इसमें डाल दिया जाता है तो इसके भाई जब गोले को डाल देंगे तो पानी सतह कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई कुछ बढ़ जाती है। उसके बाद हमको इसका व्यास बस पूछ रहा है, मतलब व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं, व्यास पूछ रहा है। चलो ठीक है, काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया गया है गोले का व्यास। हमको जो चीज़ें दी गई हैं बस उसी पे हम काम करते चलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मिलने में कुछ रखा नहीं है, टेंशन वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको गोले का व्यास दिया गया है जो कि हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, और हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या जो कि R1 हम दिखाएंगे, और ये 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, कौन भाग करे। चलते हैं आगे। अब देखो, जब पानी में डुबाया जाएगा तो हमको उसको आयतन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम गोले का आयतन लेंगे जो कि हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, ये होता है फार्मूला, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 ऐसे रहने देते हैं, पाई ऐसे रहने देते हैं, आर की जगह पे 6 रख देते हैं, इसकी घाते 3 लगा देते हैं, और उसको वहीं पे ठप कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसको मतलब काटना तो चाहते हैं, काट भी दें क्या। 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, 4 गुणते पाई है, गुणते 6 छंग 36 छक्का 216/3, 3 से काट दो, 3 से 21 और 3 दूनी 6। अब ये 4 गुणते 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब गुणा मत करना, छोड़ देना इसको, यहीं पे रहे में करना भाई, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देना, गुणा मत करना आप, ठीक। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो ये बात होती है भैया। भाई यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन की हमें क्या पता है, इसमें जब डूब जाता है तो बेलनाकार पानी जो होता है उसमें बर्तन में इतनी सतह सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बस व्यास हमको याद करना है, व्यास हमको नहीं पता है, तो हमको त्रिज्या भी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं त्रिज्या, माना अपनी त्रिज्या, इसको R2 हम कहेंगे, मतलब अरे वही तो मानना है R2, ठीक है, R2 सेंटीमीटर। और इसमें बर्तन के पानी में वृद्धि, जल सतह में वृद्धि, जो जल है, जल की सतह में वृद्धि, इसको हम H से दिखाएंगे, ठीक है। कितना था भगवान जाने कितना था, पन्ना पलट के देखना पड़ेगा। ये रहा 3 सही 5/9, तो 3 सही 5/9 सेंटीमीटर
9 त्रिक 27, 27, 27 5 कितना होता है? 27 5 32, 32/9 सेंटीमीटर। देखो भाई बात ये होती है कि जो हमने गोला डाला, गोले का आयतन और बढ़े हुए पानी का आयतन दोनों बराबर होंगे। गोले का आयतन प्लस बढ़े हुए पानी का आयतन क्या होगा? बराबर होगा जितना सतह में बढ़ा हुआ है। यही सेम फार्मूला लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बात को आगे बढ़ेंगे। बात को ऐसा बढ़ाएंगे कि बर्तन में बेलनाकार बर्तन में बढ़े जल का आयतन, गंदी राइटिंग, बराबर गोले का आयतन। समझ में आई बात? चलो समझ में तो आ ही गया होगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। आगे बढ़ते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है ना, पाई r2 स्क्वायर h। बेलन का आयतन तो उनको मिला ही था, ये हमने निकाला था, वही रख दो। गोले का आयतन 4 गुणित 72 पाई। ठीक, तो पाई से पाई तो कैंसिल मारो। ठीक है, R2 का हमको अता पता नहीं है, h की वैल्यू हमको पता थी यहीं पे 32/9, तो 32/9 बराबर वही कर लो, ये 4 गुणित 72 ही तो रहने दो। तो R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणित 72 गुणित 9, यही बटे 32। तो 4 से करता है क्या? 4 8 32 होता है शायद, और 8 9 72 होता है। सही है, तो R2 स्क्वायर बराबर हो गया 9 गुणित 9, 81 मत कर देना बचवा, ऐसे पढ़ा रहने दो। √9 गुणित 9 हो जाएगा और निकल जाएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। पर हमको चाहिए व्यास। क्या चाहिए? हमें चाहिए बेलन का व्यास। बेलन का व्यास चाहिए, त्रिज्या नहीं चाहिए, व्यास चाहिए। तो 2 गुणित त्रिज्या होता है, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो अब उत्तर मिलान करने की आवश्यकता हो चुकी है। पता नहीं सही है कि नहीं है, भगवान जाने। तो कहाँ गया? अरे ये था, अच्छा ये 18 सेंटीमीटर। 160 वर्ग सेंटीमीटर वो तो तभी मिला था ना, मिला तो था। अरे कहाँ चला गया? हाँ, ये वाला 160 मिल गया था पिछले वाले क्वेश्चन का, इसलिए 160 दिया गया। अथवा 18 सेंटीमीटर। गधों की तरह ये मत कह देना कि सर इसमें 2 आंसर दे रहा है, ये पहले वाले उसके सॉरी गधे नहीं कहना चाहिए था। कई बार मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ये भूल जाते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस थे। इस पहले वाले का उत्तर जो है 160 जो मिला था वो यहाँ पे दिया गया है, और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसका उत्तर 18 मिला था जो कि यहाँ दिया गया है। और वो पगला के कहते हैं ये दोनों सही जवाब हैं एक ही प्रश्न के। अरे यार मैं कंफ्यूज क्या कर रहा हूँ। खैर कंफ्यूज नहीं करना है, बात ख़त्म हो गई है और आपको उत्तर मैंने दिखा दिया है, सब कुछ मिला के दिखा दिया है। कभी कभी गलती हो जाती है तो अपना मन उचट जाता है और मैं कहता हूँ कि क्या भाड़ में जाए, मैं अब नहीं करने वाला। तो अब आप देख पाएंगे कि चौथा और 5वां प्रश्न है जो कि हम लाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आधे घंटे का समय बीत चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।